Hello students, a very warm welcome to our channel Unfold Biology and I am Abhishek Aryan, your biology educator. आज हम यहाँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे प्लस PYQs भी इसके अंदर है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है अभी जो अपना ह्यूमन एक्सक्रीशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो रखा है। जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शंस थे है ना, वो NCERT के थ्रू हो, नोट्स के थ्रू हो, सारी चीज़ें हमने पूरी कवर कर ली है। एंड एज यूजुअल हम जो हर एक चैप्टर के बाद एक एंड में सेशन लेके आते हैं जिसमें कि हम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, प्लस उसमें PYQs भी होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे और आपको करने भी चाहिए इनिशियली। ठीक है, बट मेरा काम है इसमें से कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ जिसमें आप फंस सकते हो। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, थोड़े से वो पेचीदे होते हैं। ठीक है, वन लाइनर तो आप खुद भी बना लोगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, है ना। इसके अलावा भी आपको कम से कम 100-150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिसका भी मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आप करो। बट मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ, इसको ओपन करते हैं और आपको मैं सारी चीज़ें ये एज एविडेंस भी मैं आपको दिखाता रहूँगा कि जो जो मैंने पढ़ाया है ना, तो उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो कुछ भी छूटा नहीं है। ये एक आपके लिए जो है सो एक प्रूफ रीडिंग टाइप का ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि यहाँ हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं नीट के लिए और हमारा यह 3 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हो रखा है और अभी हम एक्सक्रीशन का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिसको भी क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के, है ना, जो नए बच्चे हैं और उनको क्वेश्चन करने हैं, तो ऑफकोर्स आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फर्दर हम लोग जो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ प्लान तो पूरी बायोलॉजी की है, तो बाकी देखते हैं। अभी मैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले पूरा करूँगा, उसके बाद फिर फर्दर मेरा प्लान है कि मैं जेनेटिक्स करूँ, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, राइट। चलो शुरू करते हैं। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला जो हमने 20 क्वेश्चंस रखा है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखा है। जैसा कि आपको पता है आजकल लेंथी क्वेश्चंस आने लग गए हैं पेपर के अंदर। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ने में समय लग जाता है। सारी चीज़ें आप पढ़े तो होते हो बट क्वेश्चंस बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं वो नोट करके या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी दे देती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे और बहुत ही अच्छा एक सेशन होने वाला है। चलो शुरू करते हैं भाई। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेनलेस लूप। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमेबल टू व्हाट, वाटर। तो दिस वन इज रॉन्ग। ओके, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर। ऑफ कोर्स ये सही है ना। आपको तो इतने पे आगे बढ़ जाना है, बट ठीक है, मेरे को पूरे चारों ऑप्शन तो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर। तो असेंडिंग लिम्ब जो है सो आपका परमेबल टू वाटर नहीं, असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। एंड यहाँ लिखा हुआ द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। पता है ना आपको ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। मैंने कहा था ना पानी ऊपर से नीचे की तरफ आती है ऐसे ड्रॉप करो तो। ठीक है, तो पानी के लिए परमेबल कौन हो जाएगा, जो डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग मीन्स व्हाट, ऊपर से नीचे, ज्यादा से कम। ठीक है, असेंडिंग मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ते हुए। तो जो चढ़ती हुई आपकी लिम्ब थी, है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल था वो, और जो उतरती हुई मतलब डिसेंडिंग लिम्ब जो था वो वाटर के लिए परमेबल था। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है हालांकि। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, हाँ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सब चीजें जो है ना आप बहुत ही बारीकी से पढ़ना, क्योंकि इनकरेक्ट बोल देगा, कभी नॉट करेक्ट बोल देगा, कभी नॉट इनकरेक्ट बोल देगा, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजों में वो फंसा सकता है। तो स्पीड में बंदा क्या करता है कि उसको गलत पढ़ लेता है, फिर उस हिसाब से वो उसका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, देखो, सो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज दैट इज ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन दैट इज कीटोनूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। बिल्कुल ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सही बात है। बाकी देखते हैं। सुडोरीफेरस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक एस्ट्रोडोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वेक्सेस। तो ये हमने पढ़ा था सीबम, जो कि सिबेसियस ग्लैंड का काम होता है। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ सिबेसियस ग्लैंड। तो ये जो सुडोरीफेरस ग्लैंड है ना, वो एक्चुअली स्वेट ग्लैंड होता है। तो स्वेट ग्लैंड का ये काम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं है, आप इसको ध्यान रखें। ये क्या होता है, स्वेट ग्लैंड का ये दूसरा नाम है सुडोरीफेरस ग्लैंड। क्लियर, दैट इज स्वेट ग्लैंड। ठीक है भाई, चलो, तो आपका आंसर तो मिल गया, बट फिर भी जीजी प्लेज ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल टू मेंटेन। एक सेकंड, इनकरेक्ट देखना था ना, ये तो सही है। अरे यार, ये सही है
तो ये सब चीज़ें देखो गलती होती हैं, सबसे होती हैं। जेजी प्लेज ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटर, ये बात सही है और ये गलत हो गई। और ये देखो, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द कॉन्टैक्ट करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म की बात है। जो हेनलेस लूप और वासा रेक्टा के अंदर जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है वो, और जो काउंटर करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है ये, तो ये दोनों चीज़ें जो है सो उसकी वजह से क्या होता है, आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एक क्या होता है, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए दिस इज द इम्पोर्टेंट टू कीप द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा वेरी क्लोज, है ना, एंड कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बट आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर आपका ये जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ये जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था, तो चलो मैं स्टार लगा देता हूँ सब आंसर में, या फिर ऐसे सर्कल कर दिया करूँगा। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द नॉर्मल ह्यूमन। तो पीएच ऑफ यूरिन इज अराउंड 9, नहीं भाई ये तो बेसिक हो जाएगा आपका। यूरिन का पीएच जो है सो स्लाइटली एसिडिक होता है ना, 6 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो दिस वन इज रॉन्ग, करेक्ट पूछ रहा। तो 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड वाया यूरिन, बट इसने ये नहीं मेंशन किया है कि पर डे या पर लीटर ऐसा करके कुछ भी, तो ये तो इनकरेक्ट लग रहा है मुझको। बाकी देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, सही बात है ये तो। ठीक है, ये प्लस ग्लाइकोसूरिया दोनों, है ना, कुछ भी हो इन दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। एंड द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉजेज रिलीज ऑफ यूरिन। तो देखो भाई, स्मूथ मसल्स जो ब्लैडर है ना आपका, दैट इज डिटर्सन मसल, तो उसको तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ लिखा है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, तो दैट इज इनकरेक्ट, है ना। होता क्या है ना आपका कि ब्लैडर के अंदर जो आपका डिटर्सन मसल है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये जो क्या है ये करेगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, तो दिस विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस मसल्स विल रिलैक्स। तो यहाँ ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है ना, और ये भी इनकम्प्लीट है कह लो, है ना, तो ये डायरेक्ट आप इसको सही नहीं कह सकते। क्लियर, तो सही आपका क्या हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलो ऐसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्या करूँ मैं, ऐसा सिंबल बनाना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, स्टार मार्क्स ही सही रहेगा ना। ठीक है, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें क्या चुनना है, करेक्ट चुनना है। देखो, इन प्रेजेंस ऑफ वैसोप्रेशन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, है ना, तो वैसोप्रेशन से क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर तो रिअब्जॉर्ब होती है ना, लेकिन ये काम तो डीसीटी के ऊपर हो रहा था ना, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर तो नहीं होगा। इन प्रेजेंस ऑफ वैसोप्रेशन लार्ज वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी, नहीं डीसीटी से होना चाहिए था। इफ यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इंक्रीजेस, नहीं एडीएच का काम क्या होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करनी है, तो ये तभी ज़्यादा एक्टिवेट हो पाएगा ना जब आपके अंदर ऑलरेडी पानी की कमी है, मतलब आप कम पानी पी रहे हो, तो यूरिन में ज़्यादा पानी ना बह जाए इसलिए हम पानी को अब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो ये काम एडीएच का है। तो एडीएच तब ज़्यादा फंक्शनल होगा जब पानी की कमी होगी बॉडी को, बट आप यहाँ कह रहे हो कि वी ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, जब हम ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, पानी की कमी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होकर के उसको रिअब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज़ इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और यहाँ देखो यहाँ कुछ मिसप्रिंट था तो मैंने सही किया। डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, तो ये बात सही है ना, ये बात सही है ना। फॉर इन जीएफआर जो है सो वो रेनिन एंड देन फर्दर वो एंजियोटेंसिन देन एंजियोटेंसिन 2 ऐसा करके वो बनाता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो है आपका कम होनी चाहिए, है कि नहीं, तो आंसर ये चला जाएगा सही। ठीक है, चलो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, सब कुछ पढ़ा दिया गया है, फिर भी जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ। ठीक है, तो आपको पूरा रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, तो इससे पहले आप पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लें, है ना, वो बेटर होगा। बट ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना है, थोड़ा स्पीड में खींचेंगे इसको।
नहीं तो 50 क्वेश्चन बहुत समय लग सकता है। इन यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऐसा नहीं कि नहीं प्रोड्यूस होता है बट हम एक्सक्रीट नहीं करते वो चीज़, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। इन यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म तो है, अमोनिया बनता है ना हमारे अंदर, फिर हम अमोनिया को जो है सो बाकी ऑर्निथिन साइकिल के अंदर लीवर में हम उसको चेंज करते हैं ना यूरिया के अंदर, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट to say that ammonia is not a product of metabolism. Ammonia is of course a product of metabolism. ठीक है, okay. So option number 2 is what? Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of ureotelic animals to maintain osmolality. Of course ये जो है सो बहुत सही बात है ना, ये बहुत ही सही बात है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है। जब आप काउंटर करंट पढ़ोगे तो वो तो मैंने बताया था ना कि यूरिया जो है थोड़ा सा इससे कलेक्टिंग डक्ट से नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ जो है आपका डीपर इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम यूरिया थोड़ा अमाउंट में वहाँ वापस से आ जाता है, ठीक है। टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन द ऑस्मोलारिटी ग्रेडियंट इन डीप डाउन ऑफ किडनी मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। तो ये सही है आपका, ये गलत जाएगा, ठीक है। इन ऑप्शन देखो, आंसर मिल गया हमें, ठीक है, बट मेरे को तो वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। बट आप यहाँ अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो बस आपको ये मिल गया, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इन फिशेस किडनी डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनियम आयन, तो किडनी नहीं काम करता ना उसके अंदर, किडनी थोड़ी काम करता है। चलो, तो दिस इज डू नॉट प्ले, हाँ सही बात है ये। यूरिया एंड यूरिक एसिड आर लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है। अमोनिया सबसे ज़्यादा, देन यूरिया, एंड देन लेस टॉक्सिक इज व्हाट? यूरिक एसिड। तो ये तीनों सही है बट आंसर आपका ये जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडीएच एंड चूज द करेक्ट वन, हमें करेक्ट चूज करना है, क्लियर। सो इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन बोमेंस कैप्सूल, नहीं भाई, वोमेंस कैप्सूल में क्यों? एडीएच का काम तो डीसीटी के ऊपर है, तो दिस इज इनकरेक्ट। इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम पीसीटी एंड डीसीटी, देखते हैं, ये इसमें डीसीटी तो है बट पीसीटी का कोई काम नहीं है इस एडीएस से रिलेटेड, ठीक है। इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। वाटर के पीछे पीछे सॉरी सोडियम के पीछे पीछे वाटर भी तो रीअब्जॉर्ब होता है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो हम इसी के साथ जाएंगे, बाकी देख लेते हैं और क्या। इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट का भी इसमें कोई रोल नहीं है जब एडीएच से आप सवाल पूछ रहे हो तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, सो इनकरेक्ट हमें चूज करना है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अराइज फ्रॉम द इफरेंट आर्टरियल, ऑफ कोर्स ये सही बात है भाई, है ना। तो हमें तो इनकरेक्ट चूज करना है, तो ये ऐसे तो सही है स्टेटमेंट, है ना। आपको पता है ना वो इफरेंट आर्टरियल, जब एफरेंट जो खुलता है ग्लोमेरुलस में, उसके बाद जो वापस से इफरेंट होती है वहीं फिर कॉइल होकर के क्या बना लेती है? वासा रेक्टा बना लेती है। तो वासा रेक्टा को ही तो बेसिकली हम क्या कह रहे थे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कह रहे थे, है ना। जब मैंने वो डायग्राम एक्सप्लेन करा था तो उसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो आप उसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो इफरेंट आर्टरियोल से ही शुरुआत होती है आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की, एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फर्दर नोन एज अ व्हाट? वासा रेक्टा। पहले वो डीसीटी, देन उसके बाद फिर लूप ऑफ एनले को ऐसे करके वो, मतलब पीसीटी डीसीटी, उसके बाद फिर लूप ऑफ एनले, डीसीटी से नीचे की तरफ गिरता है। एक बार देख ही लेते हैं यार, ठीक है, देख लो, मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा था, बट ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सारी स्लाइड्स हैं अपने पास, और ये एक आपका जो है ना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सेटिस्फेक्शन कि भाई हमने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं कि नहीं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चों को वो बिलीफ होना चाहिए। चलो, कहाँ रह गया ये? एक सेकंड, हाँ ये देखना, ये देखना, ये डायग्राम देखना, ये क्या था? अफेरेंट आर्टरियल यहाँ करके छोड़ रहा था, ये वहाँ की फिट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस से बना लेगी। देन इफेरेंट आर्टरियल यहाँ से बाहर की तरफ जा रही थी, एंड दिस इफेरेंट आर्टरियोल्स जो है सो मॉडिफाइड इनटू व्हाट? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और यहाँ मैंने बताया ना पीसीटी, फिर डीसीटी, डीसीटी से नीचे गिरती है लूप ऑफ एनले को वो क्वाइल करती है, क्लियर। तो यही चीज़ है। तो इफेरेंट आर्टरियल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कौन बना रहा था? इफेरेंट आर्टरियल, ठीक है भाई। तो देखो सब कुछ आपका पढ़ा दिया गया, है ना।
कहाँ थे हम लोग, हाँ ठीक है, तो दिस वन इज करेक्ट. Second, the wall of efferent and afferent arteriole is formed by the special squamous epithelium cells known as the पोडोसाइट्स. नहीं यार, ये तो एफरेंट इफरेंट का क्या काम है इसमें? ये जो भी पोडोसाइट वाली बातें है ना, तो पोडोसाइट वाली बातें जो है वो किसके लिए? बोमेंस कैप्सूल के लिए आप रखोगे ना. एफरेंट आर्ट्रियोल से और इफरेंट आर्ट्रियोल से कोई मतलब नहीं. दिस इज इनकरेक्ट. 3, the majority of the nephrons, the loop of Henle is too short. Yes, yes, yes. तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात कर रहा है. जब लूप ऑफ हेनले बहुत छोटे होंगे तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे. बट आपके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन है ना, वो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होता है. डेटा भी एनसीईआरटी का 70 से 80% शायद ये क्या लिखा है कि लूप ऑफ हेनले जो है, सॉरी 70 से 80% जो नेफ्रॉन है आपका वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना. ये ध्यान आ गया ना आपको? लूप ऑफ हेनले शॉर्ट किस में होगा? दिस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? कॉर्टिकल नेफ्रॉन गाइस, है ना. तो ये ध्यान रखना आपको. ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ कोर्स. तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर इनकरेक्ट. ठीक है, क्लियर. देखो, find the incorrect statement. In hemodialysis, the dialyzing unit contains a coiled cellophane tube surrounded by the dialysing fluid having the same composition as that of the plasma except the nitrogenous waste. Of course, ये बिल्कुल सही बात है ना, है ना. अब मैं एक्सप्लेन क्या करूँ अब इसको? मैं देखो, डायलिसिस के दौरान जो हमने डायलिसिस फ्लूइड रखा था उसके अंदर मैंने बताया था ना कि प्लाज्मा के सारे कंटेंट्स होंगे. ठीक है, बस क्या नहीं होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा. अब नाइट्रोजनस वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारा यूरिन के अंदर ज़्यादा है और उस फ्लूइड के अंदर जो कि हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड था उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है नहीं. तो कोई भी चीज़ें ज़्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, है ना, और डिफ्यूजन के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आपकी यूरिन से निकल के उस सेलोफेन ट्यूब में चला जाएगा और आपका यूरिन साफ हो जाएगा. फिर वापस इसको ड्रेन किया जाता है. ठीक है, वेन के द्वारा. ये ध्यान रखनी है. क्लियर. तो ये बात सही है बिल्कुल, है ना. द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड इज इनहेंस्ड बाय द एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इज इनहेंस्ड बाय द एक्सेसिव हाँ हाँ हाँ, देखो बिल्कुल ये आपको बताते ना मैंने कि यूरिक एसिड जो बनती है वो न्यूक्लिक एसिड से ही बनती है ना. यूरिक एसिड बनती है न्यूक्लिक एसिड से ही. पहले जो टेबल बनाई थी उसमें मैंने लिखा होता है वो जैंथीन करके एक होता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. यूरिक एसिड किससे बनती है? न्यूक्लिक एसिड से ही बनती है. तो अगर हमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन इनहेंस करनी होगी तो क्या करेंगे हम? न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को एक्सेसिवली बढ़ा देंगे. ठीक है, एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड होगा तो ऑफकोर्स यूरिक एसिड बढ़ेगा. तो ये आपको ध्यान रखनी है ना. फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर ली गई थी. तो ऑल अम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक? नॉट ऑल एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक, है ना. अम्फीबियंस जो है सो आपके कुछ कुछ जो है सो यूरियोटेलिक में भी तो थे. यूरिया इज वेरी हाई टॉक्सिसिटी. यूरिया हैज़ अ वेरी हाई टॉक्सिसिटी. नहीं, वेरी हाई टॉक्सिसिटी यूरिया कहाँ से हो जाएगा? वेरी हाई या फिर हाईएस्ट कह लो तो दैट इज फॉर अमोनिया ना. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, है ना. तो पहला तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा ऑल एम्फीबियंस आर इनकरेक्ट अमोनोटेलिक. नहीं, ये बात गलत है ना. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. ठीक है, सम एम्फीबियंस या फिर ऐसे इक्वेटिक एम्फीबियंस करके लिखा होगा. तो वो सब ध्यान रखना. तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये आपका आंसर चला जाएगा. ठीक है, चलो सब कुछ पढ़ा दिया गया. अगर कुछ भी चीज़ें आपको ऐसे लग रही है कि मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियर नहीं है तो आप जाकर के नोट्स चेक करना. ठीक है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, मैंने जो पढ़ा है, तो सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा. ठीक है, इस बात की पूरी 100% गारंटी है मेरे एंड से. चलो, क्वेश्चन नंबर 9. which one of the following statements correct with respect to the kidney function regulation? ऑफ कोर्स, तो किडनी फंक्शनिंग हमने पढ़ा है, उससे रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने. तो during summer when body loses a lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. नहीं भाई, हम वाटर लॉस कर रहे हैं ना समर के अंदर, तो वाटर लॉस तो ऐसे ही ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, और ऊपर से हम यूरिन के अंदर भी वाटर को लॉस होने देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना. तो समर के अंदर क्या, समर सीजन में क्या होती है कि चूंकि हम स्वेटिंग से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस कर रहे हैं तो वाटर हमारे बॉडी को की मेटाबॉलिज्म के लिए कमी हो रही है वाटर की. तो मेरी कोशिश क्या होगी कि अगर यूरिन जा रही है तो यूरिन से जितना अमाउंट ऑफ वाटर हम रिअब्जॉर्ब करा सकें, तो दिस विल बी द मेन प्रायोरिटी ऑफ द किडनी, राइट.
तो अब बताओ एडीएच का काम क्या था? डायूरेसिस से आपको प्रिवेंट करना, मतलब एक्सेसिव वाटर लॉस से बचाना। तो समर सीजन में एडीएच ज़्यादा बढ़ेगा तब तो ज़्यादा वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करा पाएगा डीसीटी से, है कि नहीं? तो इस बात को थोड़ा क्रोनोलॉजी से सोचो, है ना? ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, समर सीजन और विंटर सीजन ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट दिस इज समथिंग अबाउट कॉमन सेंस, है ना? कि आपको सोचने के लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सब, ठीक है? तो उस तरीके का है ना? प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है? समर सीजन में क्या होती है कि वाटर लॉस ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा होता है, तो हम क्या करेंगे, एडीएच को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, नॉट सप्रेस्ड। एडीएच यहाँ सप्रेस्ड नहीं होगा, क्या होगा, एडीएच बढ़ेगा, जिससे कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को हमारी बॉडी जो है सब बचा सके, ठीक? तो ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है आपकी। When someone drinks lot of water, ADH releases suppressed. Yes, अगर पानी आप ज़्यादा पी रहे हो, है ना, पानी आप ज़्यादा पी रहे हो मीन्स ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वाटर बचाने की ज़रूरत है नहीं, तो एडीएच उस समय क्या हो जाएगा, उसका थोड़ा सा जो फंक्शन है वो सप्रेस्ड हो जाएगा कि ठीक है भाई, पानी तो ऑलरेडी बॉडी को मिल ही रही है बहुत ज़्यादा, वो पानी खूब पी रहा है ना? तो इतना ज़्यादा अभी जो है सो इसको रीअब्जॉर्प्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। और आपने ये भी तो पढ़ा था, एडीएच हमेशा नहीं एक्टिव होता। एडीएच का काम ही है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, व्हेन कंडीशन इज नॉट इन फेवर ऑफ यू, है ना? कि पानी की कमी हो गई, वो समझ गया, उसको सिग्नल मिल गया, तब जा करके एडीएच जो है सो रिलीज होती है ना, ठीक है? तो एडीएच कॉज द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो एडीएच की जो फंक्शनिंग है वो सप्रेस हो जाएगी, ठीक है ना? जो बहता है बहने दो, वैसे भी पानी की कमी नहीं है इसकी, तो उस समय एडीएच नहीं जागेगा, ठीक? दैट्स व्हाई इट इज सप्रेस्ड। और यहाँ एडीएच सप्रेस्ड हम नहीं कर सकते क्योंकि समर सीजन की बात हो रही है ना? तो ऑलरेडी हम स्वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें पानी को बचाना है पानी को, तो एडीएच को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, ठीक है? सो एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एडीएच रिलीज? नहीं। अगर समर विंटर की बात करें तो हम समर में एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर करते हैं स्वेटिंग से ना, तो कोल्ड में तो हम स्वेटिंग करते नहीं है, है ना? कोल्ड में हम क्या करते हैं, स्वेटिंग तो करते नहीं है। तो हमारे अंदर ये मान लो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पानी की कमी नहीं है, तो पानी की कमी नहीं है तो एडीएच भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक? तो ये बात है, थोड़ा सा सोचो आप, तब क्लियर होगा जा करके, ठीक है? ये डायरेक्ट एक भी लाइन से आपके सवाल नहीं है, थोड़े से वो थिंकिंग स्किल पे आपके सवाल है, ठीक है? चलो, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट एडीएच रिलीज, नहीं स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये बंद कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा। पूछ क्या रहा था, करेक्ट पूछ रहा था ना, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ रेनिन। नहीं भाई, जब जीएफआर आपका कम होता है तब तो रेनिन जागता है ना? तो इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड या इंक्रीज इन जीएफआर इज नॉट स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनिन, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि हम करेक्ट ढूंढ रहे थे, क्लियर? चलो, 10, ममेलियन किडनी, हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना। सो ममेलियन किडनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ NH3। NH3 अमोनिया के लिए हमारी किडनी जो है सो फंक्शन नहीं करती ना, वी आर नॉट अमोनोटेलिक ना, मेमेलियंस है, तो किडनी इज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूवल ऑफ NH3, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा आपका। हम यूरिया के लिए करते हैं ना, हमारी किडनी किसको बाहर करती है, यूरिया के लिए, तो अमोनिया के लिए हमारी किडनी फंक्शन नहीं करती है, ठीक है? सो यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, ये बात बिल्कुल सही है। यूरिक एसिड जो है सो पैलेट की फॉर्म में, पैलेट मीन्स ऐसे ही बहुत ही सेमी सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड टाइप उसका जो कंपोज वो होता है, ठीक है, अपीयरेंस होता है। तो यूरिक एसिड जो आपके पक्षियों की जो बीट होती हैं, तो आपने देखा ही होगा, दैट इज व्हाट यूरिक एसिड। तो उसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस यूरिन को पास करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज सेमी सॉलिड, क्लियर? सो देखो, तीसरा नंबर क्या है, अमोनिया जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। तो अमोनिया जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस, ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अमोनिया अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनली आपका क्या होता था, मेनली आपका होता था फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है? तो फ्रेश वाटर के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हो वहाँ डिफ्यूजन से ही हो रहा होता है, ठीक है? तो ये बात सही है, ठीक है? तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे, क्लियर? चलो,
ठीक है, ये देखो सारे स्टार मार्क्स किए हुए हैं, वो आपके आंसर है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद जो है सो आंसर सीट के एक मैं अटैच कर दूँ लिखा हुआ कि 1 का बी ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ढूंढना है भाई। देखो फटाफट से करेंगे। अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल, ऑफ कोर्स अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल, है ना, क्योंकि ये वाटर के अंदर होता है ना, फ्रेश वाटर के अंदर, तो अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल। लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये किसने कह दिया भाई, ये तो गलत बात है ना। कॉर्टिकल के अंदर तो लूप ऑफ हेनले बहुत छोटी होती है ना। डीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, तो डीसीटी नहीं ना भाई, पीसीटी, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सब कुछ पढ़ा दिया गया है, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो जाकर के अपना क्रॉस चेक करें, नोट्स देखें। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ओके, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, हाँ सही बात है, सही बात है। हमें पूछना क्या था, करेक्ट पूछा था, तो ए एंड डी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो वैसा रेक्टा, देखो वैसा रेक्टा हो चाहे लूप ऑफ हेनले हो, लूप ऑफ हेनले ही नहीं रहेगा तो वैसा रेक्टा क्या करेगा। ठीक है, तो अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो उसके अंदर वासा रेक्टा भी कम है, छोटी है, रिड्यूस्ड है, एंड लूप ऑफ हेनले भी रिड्यूस्ड है। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। तो 99% तो फिल्ट्रेट इज रिअब्सॉर्ब्ड बाय द रेनल ट्यूब्यूल, ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई। एंजियोटेंसिन टू इंक्रीज द जीएफआर, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, ऑफ कोर्स, है ना। एंड हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो बोथ एंड 1 एंड 2 तो करेक्ट हो जाएगा। 4 देखते हैं, 4 ही हो जाएगा आंसर फिर तो। डिसेंडिंग लिम्ब अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये तो गलत बात है ना भाई। डिसेंडिंग तो जस्ट फॉर वाटर ना, तो इलेक्ट्रोलाइट का कहाँ से आ गया, ये सही गलत है, एंड दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। Aquatic amphibians and aquatic insects are monotelic in nature. Aquatic amphibians and aquatic insects are monotelic. Aquatic insects तो अमोनोटेलिक होते हैं, ये देखो मैंने, हाँ ये टेबल में है क्या, देखना एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, aquatic amphibians and aquatic insects are monotelic in nature, that is incorrect, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा होगा aquatic amphibians, तो हमें इनकरेक्ट, सर ये तो सही है, aquatic amphibians and aquatic insects are monotelic in nature, सही बात सही बात सही बात। देखो aquatic insects and aquatic amphibians हो जाएगा monotelic के अंदर, this is true, this is what, this is true। mammals and marine fishes are urotelic in nature, marine fishes कहाँ से, एक सेकंड, marine fishes are urotelic सही है, mammals भी urotelic सही है। मरीन में पानी की कमी होती है ना, तो यहाँ आपका अमोनोटेलिक नहीं मिलेगा। ठीक है, मरीन के अंदर आप ध्यान रखें यूरियोटेलिक होती हैं फिशेस, और जो फ्रेश वाटर होती है वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे होता है अमोनोटेलिक। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अमोनोटेलिक के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, है ना, मतलब कि वो हाइपो, क्या होता है वो टर्म क्या होता है, हाइपो, हाइपर, भूल रहा हूँ यार, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाँ। तो समंदर के अंदर क्या होती है, समंदर के अंदर तो हाइपरटोनिक होती है, तो हाइपरटोनिक मीन सॉल्ट ज़्यादा, तो सॉल्ट ज़्यादा तो अमोनोटेलिक नहीं होगा। ठीक है, और फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट कम होती है, पानी ज़्यादा होता है, एंड दिस इज हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक जहाँ होगा, ठीक है, वहाँ फ्रेश वाटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, है ना, और हाइपर हाइपो से उतना कंफ्यूज नहीं होना, सीधा मरीन एंड फ्रेश वाटर ध्यान रखो आप। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये तो दोनों सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। मेनी बोनी फिशेज, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक, तो भाई इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल्स तो यूरिकोटेलिक हैं, बट बोनी फिशेज तो भाई ओस्टियोक्थीज हो जाएगा ना आपका, ये तो फिर अमोनोटेलिक है। यहाँ देखो ना क्या लिखा, हाँ बोनी फिशेज अमोनोटेलिक है, तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज इनकरेक्ट एक्चुअली, है ना, यहाँ तक तो सही था ये और ये, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बोनी फिशेज विच वॉट, बोनी फिशेज अमोनोटेलिक। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 चला जाएगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना, एक बार मैंने इसीलिए इसको अटैच कर दिया कि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसको ढंग से याद करो। हाँ,
ढंग से याद करो, जहाँ भी एक्वेटिक लिखा है ना, देख रहे हो, एक्वेटिक है ना, तो एक्वेटिक वाला मीन्स आप समझ लो कि फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर के अंदर पानी की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो दैट इज़ अमोनोटेलिक, क्लियर। और मरीन के अंदर क्या होता है, पानी की कवरी कम ही होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन पानी का कम होता है, तो वहाँ हो जाएगा मरीन, एंड मरीन जब भी पानी कम है तो यूरियोटेरिक हो जाएगा। तो यार थोड़ा सा इसको जैसे भी करके इसको याद रखना, क्लियर। चलो क्वेश्चन 14 देखते हैं। सर द करेक्ट स्टेटमेंट हम ढूंढ रहे हैं, तो अबाउट प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया का तो फ्लेम सेल कहते थे सर, है ना, फ्लेम सेल, ओके। तो प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, सही है। प्रोटोनेफ्राइड इज एक्सक्रीटरी ऑफ द ब्लड एलिमेंट, तो सही है। प्रोटोनेफ्राइड फ्लेम सेल्स, ठीक है, तीनों सही है यार, ये तो तीनों ही सही है। प्रोटोनेफ्राइड क्या होता है, फ्लेम सेल्स होता है, और ये सारे तो क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, तो एक्सक्रीटरी का जो भी स्ट्रक्चर्स है वो तो आयनिक एंड फ्लूइड के जो वॉल्यूम होती है उसकी भी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पहला सही, प्रोटोनेफ्रिडिया इज अ एक्सक्रीटरी प्लेटिहेलमिन्थस, प्लेटिहेलमिन्थस का आपने फ्लेम सेल्स पढ़ा है, तो फ्लेम सेल्स इज आल्सो नोन एज व्हाट, प्रोटोनेफ्रिडिया, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। तो ये तीनों ही सही हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देखो अब करेक्ट ढूंढना है आपको। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म्स, नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या है, एनालिडा है ना, तो एनालिडा के अंदर नेफ्रिडिया तो होती हैं, तो ये भी सही है। एंड मैल्फिजन ट्यूब्यूल ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, ये बात ऑर्थ्रोपोडा के अंदर मैल्फिजन ट्यूब्यूल, अर्थवॉर्म्स एनालिडा के अंदर नेफ्रिडिया, बोथ आर सही, ठीक है। एंटीनल ग्लैंड और द ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द फंक्शन एनालिटिक्स, नहीं भाई ये तो प्रॉन्स की बात कर रहा है, ये तो एंटीनल ग्लैंड और द ग्रीन ग्लैंड। देखो एनसीईआरटी में जो पहले पेज होगा ना उसके एकदम एंड में लिखा होगा, ये उस पैराग्राफ के बिल्कुल एंड में लिखा होगा कि एंटीनल ग्लैंड और द ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म्स द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन प्रॉन्स, ठीक है। तो ऑप्शन में हम क्या ढूंढ रहे हैं, करेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। सो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम, सब बात तो सही है, बट ये कॉन्वेक्स कहाँ से आ गया, दिस इज योर कॉन्केव, है ना, ऐसे होता है ना ये वाला पोर्शन, ये किडनी था, तो यहाँ नॉच है ना, यहाँ पे नॉच है, दिस वन इज व्हाट, कॉन्केव सरफेस, एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स सरफेस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्यों गलत हो गया, समझ आ गया आपको, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव होगा, बाकी सारी चीजें सही थी, तो ये तो आपका गलत है। इस नेफ्रोनस टू पर द ग्लोमेरुलस द रीनल ट्यूब्यूल्स, सही बात है भाई, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है, तो ठीक है, एंड रीनल ट्यूब्यूल, तो सही बात है। हाँ एक सेकंड, बोमेंस कैप्सूल इज आल्सो द पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल ना, तो बोमेंस ग्लोमेरुलस दैट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एक अलग पोर्शन हो गया, और बाकी जो बोमेंस कैप्सूल से लेकर के फिर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी रीनल ट्यूब्यूल करेगा, हालांकि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये बात तो सही है, हम ढूंढ क्या रहे हैं, इनकरेक्ट ढूंढ रहे, तो मेरे को लगता है वही हो जाएगा आंसर, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल, ठीक है भाई, ये भी सही है, एंड 10-12 लेंथ और 5-7 विड्थ, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। चले 17, इनकरेक्ट ढूंढना है फिर से हमें, तो मैल्फिजन कॉर्पसल्स पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन से द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, सही बात है, ये एनसीईआरटी की लाइन है ना, मैंने भी बताया हुआ था। मैल्फिजन कॉर्पसल्स है ना, उसके अंदर बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ जाएंगे, पीसीटी डीसीटी ये तीनों कहाँ होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में, चाहे किसी भी तरीके का नेफ्रॉन हो, कॉर्टिकल हो या फिर मेडुलरी हो, बट ये तीनों पार्ट कहाँ होंगे आपके, कॉर्टिकल रीजन में होंगे। मेडुला में क्या होगा, लूप ऑफ फेनले होगा आपका, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो दिस वन इज करेक्ट, एंड डीसीटी एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, डीसीटी नहीं, डीसीटी तो ऊपर ही रहता है भाई, तो ये इनर पार्ट ऑफ द मेडुला में कैसे चला जाएगा, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हाँ, the descending limb is impermeable to water, नहीं, descending limb is permeable to water, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। DCT maintains the pH and sodium potassium balance in blood, बिल्कुल सही बात, एनसीईआरटी लिखती है ये DCT के अंदर। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो बी एंड सी, आई थिंक बी एंड सी। चले क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमें ढूंढना, ये बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, मैं इसमें ना बहुत फंसता था, क्योंकि आपको पता है ना,
उस इस सब में क्या होता है कि ऑप्शन से आप चले जाते हो थोड़ा बहुत, बट इसमें आपको बिल्कुल 100% श्योर होना पड़ता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि अरे ये हो भी सकता नहीं, वो सब फिर छोड़ देना ऐसे क्वेश्चन। जब नंबर पूछ लेना हाउ मेनी आर इनकरेक्ट हाउ मेनी आर करेक्ट, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा टफ हो जाता है कंपेरेटिव टू दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? देखो, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स, 300 से 1200 होता है ना, तो नियरली 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। बिल्कुल सही बात, सत्य वचन। Okay, and second is contact current mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary intestine. बिल्कुल सत्य वचन। Nearly all of the essential nutrients and 70 से 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by the PCT. बिल्कुल सही बात है भाई, तीनों सही हो रहा अभी तक। Tubular secretion help in the maintenance of the ionic and acid base balance of the body fluid. हाँ, क्योंकि secretion में ये था ना, हाइड्रोजन था। तो ये चीज़ें भी सही बात है एकदम, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, आप जाकर के सब कुछ चेक करना, ये तो क्लियर ही है। और ये कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म से ही तो मेडुलर इंटरस्टिशियम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ था, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ये कह रहा है कि 70 से 80% एनसीईआरटी की डेटा है, 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एंड नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये सारे क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके द्वारा, पीसीटी के द्वारा। तो बाकी जो भी चीज़ें बाकी आगे होता रहेगा, ठीक है। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन हेल्प्स इन द मेंटेन, हाँ ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूब के अंदर जो सिक्रीशन हम करा लेते हैं ना, कभी पोटेशियम की, कभी हाइड्रोजन की, कभी अमोनिया की, तो ये सब सारी चीज़ें जो है सो आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस को बैलेंस करने के लिए बेसिकली होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन ही करेक्ट है, वी विल गो विथ 4, ठीक है। चलो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, अगेन नंबर पूछ रहा आपसे। ANF causes constriction of the blood vessels, नहीं भाई, कंस्ट्रिक्शन कराएंगे तो फिर तो बीपी बढ़ जाएगा। हमें ANF की यूज़ होती है जब आपकी ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, GFR बढ़ गई है, तो हम उसको फीडबैक मैकेनिज्म की तरह यूज़ में लेते हैं। दैट इज ANF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, दिस इज इनकरेक्ट। वैसो डायलेटर बोलते थे ना ANF को, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर किसको बोलते थे, वैसो प्रेशन किसको बोलते थे, ADH को बोलते थे। An increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR. हाँ, तो blood pressure एक बार बढ़ गया तो this will also lead to the increase of GFR and glomerular blood flow. This is correct. Osmoreceptors in the body are activated by the change in the body volume only. नहीं भाई, only बात तो ये गलत कर दिया इसको, आगे यहाँ तक सही था, है ना। ब्लड वॉल्यूम होती है, फ्लूड, बॉडी फ्लूड्स होती हैं, फिर 2-3 चीज लिखी हुई थी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप एक बार जाकर देख लेना, बट दिस इज नॉट वनली, है ना, वनली तो नहीं होगा। सो एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ कोर्स। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये आपको लिखा हुआ है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो 2 हो जाएगा। क्लियर? देखो, है ना, जो भी नहीं आ रही है अभी समझ, है ना, या फिर जो भी चीज़ आपको मिसिंग लग रही है तो आप जाकर के चेक करोगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हर चीज़ मैं आपको कैसे दिखा दूँ, फिर तो वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा कभी, है ना। तो इतना सब कुछ जो इतने 7-8-9-10 लेक्चर जो भी हुए हैं, तो ये किस चीज़ के लिए होता है, उसी चीज़ के लिए होता है ना, कि आप अच्छे से पहले कॉन्सेप्चुअल ग्रैबिंग कर लो, देन क्वेश्चंस करो, तो फिर सारी चीज़, अगर आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होगी तो आपको फ्लो आ रहा होगा, जिसका रिवीजन नहीं होगा, है ना, उसको थोड़ा ये बोरिंग लग रहा होगा, या फिर मतलब आउट ऑफ माइंड लग रहा होगा, चल क्या रहा है ये, ठीक है। तो बेटर है कि आप रिवीजन करके ये देखें, ठीक है। चलो, तो जल्दी जल्दी करते हैं यार, 38 मिनट होंगे, वी आर स्टक ऑन जस्ट 20 क्वेश्चंस। करेक्ट ढूंढना है, तो यूरेमिया रेफर्स टू मैल्फंक्शन इन द किडनी दैट कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। ऑफ कोर्स यूरिया की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है किडनी के अंदर, तो वो मैल्फंक्शनिंग हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज अ यूरेमिया। क्लियर है, सही बात है। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। हाँ भाई, ये अल्टीमेट मेथड है ना। इसके मतलब इलाज इलाज कराते रहो, बट अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट सॉल्यूशन चाहिए, हाँ, फाइनल सॉल्यूशन चाहिए, तो दैट इज द ओनली थिंग कि आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लो अगर रीनल फेलियर हुई है तो। एंड glomerulonephritis refers to the inflammation of the glomeruli of the kidney. This is actually the word says, है ना, कि nephritis means what, inflammation, and glomerulo means glomerulus। तो यहाँ पे आपका चारों ही सही हो जाता है।
20 हो गया। अब देखते हैं, अब आ जाओ आप असर्शन रीजन पे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट देख लिए। और देखो 20 क्वेश्चन आपने देखे हैं ना, तो कम से कम मुझे लगता है कि देखो 20 क्वेश्चन, इसका मतलब 4 अलग अलग ऑप्शन, तो आपकी कम से कम 80 लाइन्स जो है सो आपके रिवाइज हो गए एनसीईआरटी के, है ना। आप समझ रहे हो इस बात को, कम से कम 80 लाइन्स आपके रिवीजन हो गए हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने का फायदा। क्योंकि चारों क्वेश्चंस भी तो आप रीड कर रहे हो, तो ये भी है। बट आपको अगर ऐसा मिल जाए पहली बार में तो निकल जाओ, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन रीड, सारे ऑप्शन रीड करना। हाँ, अगर वो लिखा हो ओनली ई एंड बी, ओनली सी एंड डी, ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसमें किसी में भी ये नहीं था, किसी किसी में था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन का क्या डिमांड है, क्या करना है नहीं करना। तो चलो, अब आपका बहुत ही पेचीदा सा सेक्शंस ऑफ क्वेश्चन, दैट इज असेसन रीजन, जिसको करने में सभी की हालत ख़राब होती है, दिमाग ख़राब होता है और कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आंसर से। तो दिस इज़ द बेसिक ट्रेंड्स अमॉन्ग नीट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लगे नहीं यार ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। अब देखो अभी मैं कराऊंगा, मेरे को भी दिक्कत होती है और आपको भी दिक्कत होगी, किसी किसी आंसर में आप भी मेरे से एग्री नहीं करोगे, तो बट ठीक है, मैं जितना हो सकता है मैं उतने पॉसिबिलिटीज ट्राई करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, फिर आप खुद भी जज कर सकते हो कि हाँ ये सही है नहीं है। ठीक है, चलो चले। हाँ, तो ये एक पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं कि अगर आपको असर्शन रीजन ट्रू मिल रहा है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देन वी विल गो विथ वन नंबर ऑप्शन, एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन के अंदर ना कभी कभी रीजंस होते हैं, हाँ, वो एक्चुअली आपको कॉज बताएगा कि ऐसा हो रहा है इसलिए असर्शन सही है, रीजन देता है। और कभी कभी एक्सप्लेन कर देता है कि अगर उसमें थोड़ी बहुत बात लिखी है तो उसी को थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देता है। तो मेरे ख्याल से वो दोनों ही चलता है। ठीक है, ओके। सो malfeasant tubules are the excretory structure of the cockroaches। ठीक है, and malfeasant tubules help in the removal of the nitrogen waste and osmoregulation। ये भी आप देख रहे हो कि देखो malfeasant tubules क्या होता है, ये जो कॉकरोच के अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर जो होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज malfeasant tubule। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड इसी के बारे में थोड़ा और ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या, कि malfeasant tubules help in the removal of nitrogen waste and osmoregulation। तो ये काम कर रहा है तभी तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहलाया, है ना। क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर 1 कि दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है ना। हर किडनी में लगभग 1 मिलियन या फिर मतलब मोर देन 1 मिलियन कहा जाता है वैसे तो ये क्या होती है, आपकी नेफ्रॉन्स होती हैं। एंड ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्टरी। बात सही है बट इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें 2 लगाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट तो सही है बट वी विल गो विथ 2। अब खुद सोचो ना, इसको क्या ही एक्सप्लेन करेगा ये तो एक फैक्ट बता रहा है और ये भी एक अलग फैक्ट बता रहा है ना। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप इसको सीखो भी, है ना, कहाँ हमें 2 लगाना है, कहाँ 1 लगाना है। बाकी देखो 3-4 तो क्लियर है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है, वो दिख जाएगा। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू दिख जाएगा, बट ये नहीं दिखता बच्चों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, okay, so malfeasant corpuscles, PCT and DCT of nephron are situated in the medullary region। गलत बात, ये तो cortical region में होती है ना। Okay, so correcting that converges and opens into the renal pelvis through medullary pyramid into the calyx। ये बात सही है बट चूंकि ऑप्शन आपका अससन इस गलत हो गया, तो अससन गलत और रीजन ट्रू के लिए हम क्या लगाएंगे, अससन गलत, रीजन ट्रू के लिए ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, ये बात सही है ना, ये बात तो सही है कि कलेक्टिंग डक्ट जो है सो कन्वर्स ओपन टू द रेनल पेल्विस थ्रू कलेक्टिंग डक्ट जाकर के बाकी जो है सो आपका स्ट्रक्चर देखोगे ना, वो वाला पहला किडनी वाला, तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर से दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। सो रेनल कैलिकुला इज ए स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स ऑक्सलेट, उसमें मेंशन किया हुआ फॉर्म विद इन द किडनी। दिस इज बिल्कुल करेक्ट। एंड रेनल कैलिकुला इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज, ये किसने कह दिया भाई, एक्सक्रीशन में रेस्पिरेशन कहाँ से आ गया। तो देखो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि असर्शन करेक्ट है, रीजन इज फॉल्स। ठीक, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। बिल्कुल ये हमने पढ़ा है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रा स्फिंक्टर कॉजेज यूरिनेशन।
बट देखो इसमें मिक्चुडेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होना ज़रूरी है एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर होना भी ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं होता तो फिर मिक्चुडेशन हो ही नहीं पाएगा ना। दैट्स व्हाई इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं देखो भी हो सकता है किसी किसी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए कि ये रीज़न थोड़ी ना है इसका, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ना भाई। यूरिन का रिलीज होना इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ठीक है, उसमें जो न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं दैट इज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, और रीजन कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये सब क्या है एक्चुअली वो न्यूरल रिफ्लेक्स का ही तो आउटकम्स हैं कि वहाँ जब भी ब्लैडर फुल होता था वहाँ से एक नर्व जाती थी, वापस से सिग्नल लेके आती थी, फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता था, फिर धीरे धीरे जो है उसमें आगे हम बढ़ते थे तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर जाता था जिसको रिलैक्स होना होता था, तभी यूरिनेशन होगा। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ऑल्सो। ठीक है, तो हम इसके साथ इसमें 2 के साथ जाएंगे। ठीक है जी, चले यार, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई। जिसको नहीं पच रहा है थोड़ा सा जाकर के आप दोबारा से चेक करें, वो है एल्डोस्टेरोन इंक्रीज रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एल्डोस्टेरोन रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, इंक्रीज रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम डीसीटी, है ना। तो ये सब काम कौन कराता था? बस ये कराता था ना एंजियोटेंसिन 2। वो बोलता था उसको, कौन सा ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड, हाँ एड्रेनल ग्लैंड। वहाँ से क्या निकलता था? एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकलता था एंड ये फिर फर्दर डीसीटी पे एक्ट करके रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बढ़ा देता था। To maintain the pH of the blood body fluid, the kidney used to secrete H plus and SO3। ये तो गलत बात है, SO3 की हमेशा रिएब्जॉर्प्शन होती है, सिक्रेशन होती ही नहीं है ना। पीएच ब्लड की मेंटेन करने के लिए बॉडी फ्लूइड्स जो है, बॉडी फ्लूइड्स द किडनी यूजेस टू सिक्रीट H प्लस। H प्लस सिक्रीट होती है, पोटेशियम सिक्रीट होती है, अमोनिया सिक्रीट होती है, बट SO3 जो बाइकार्बोनेट आयन है ना वो हमेशा अब्जॉर्ब होती है फ्रॉम पीसीटी। ये ध्यान रखना। तो दिस वन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, तो आप चाहेंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर 3 के साथ। लंग्स, लिवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। बिल्कुल सही बात है। एंड आवर लंग्स रिमूव लार्जर अमाउंट ऑफ द CO2 एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द वाटर एवरी डे। ये बात भी सही है। ठीक है, बट इज दिस अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? देखो लंग्स रिमूव करता है CO2, ये बात सही है। सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ द वाटर भी करता है, बट साथ कहा। देखो दोनों स्टेटमेंट जैसा ही लग रहा है। ठीक है, कोई जिसका ये नहीं है कि रीजन हो जाए। और वो भी बस लंग्स का ही तो कर रहा है, लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिकॉज यहाँ तो तीनों चीज़ों की बात करी है। ठीक है, और देख के ऐसा भी लगता है कि किसी चीज़ का ये रीजन नहीं है ना, तो ये तीनों का पूरा पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो दैट्स व्हाई वी विल गो विद 2। दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो। The primary function of all excretory organ is osmoregulation, which means maintenance of the water balance in the body. The primary function of all excretory organ is osmoregulation, which means maintenance of water balance। देखो प्राइमरी फंक्शन की अगर बात करें ना तो ऑस्मोरेगुलेशन नहीं होता, होता नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करना। सेकेंडरी फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेशन। दैट्स व्हाई आई थिंक दिस वन इज इनकरेक्ट। एंड अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड में से फॉर्म द नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल। बात तो सही है। तो अगर सेशन ही गलत हो जाए और ऑप्शन सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आता है ना मेरे पास। रीजन गलत हो जाए, रीजन सही हो जाए तो ठीक है। ADH and RAS works in response to low blood volume and blood pressure। नहीं, ADH एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना। ADH and RAS works in response to, हाँ जब आपका लो ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा मीन्स GFR कम हो जाएगा तभी तो ADH भी सिक्रीट होगा, है ना, हाइपोथैलेमस से। और रास मैकेनिज्म जो वो वाला था, क्या कहते हैं, रेनिन वाला था, रेनिन से एंजियोटेंसिन। तो ये भी कब ऑपरेट होता है? जब आपका ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, मतलब बेसिकली GFR कम हो जाए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
एंड ANF वर्क्स इन रिस्पॉन्स टू द हाई ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ये बात भी सही है एंड दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना, ये ANF की बात कर रहा है, ठीक है, बस ये बता रहा है कि ये दोनों जो है सो एक दूसरे का ऑपोजिट काम करता है। ये कब काम करता है, लो ब्लड वॉल्यूम में, और ये हाई ब्लड वॉल्यूम में, ठीक है, तो दोनों अपोजिट होते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि विच वन इज एंटागोनिस्टिक टू ADH एंड RAS, मैंने बता भी था, ठीक है, तो ANF आपका आंसर जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बहुत ध्यान से यार ये सब करना है, ठीक है। चलो, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, बिल्कुल सही बात। एंड रीजन क्या दिया है कि प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब देयर बाय कॉन्सेंट्रेशन द फिल्ट्रेट, ये बात बिल्कुल सही है। इंटरसेशन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ये बात आपको क्लियर समझ आ गई कि 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आप यूरिन को बाहर करते हो जो आपने इनिशियल फिल्ट्रेट बनाया था उससे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपकी जो वाटर की रिलीज होती है जो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि जब असेंडिंग लिम्ब में आप भेज रहे थे ना, तो आप फिर से उसको डाइल्यूट कर दिए थे, है ना। पहली बार जब डिसेंडिंग लिम्ब में लाए तो उसको पूरा कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया आपने नीचे में 1200 तक, फिर 1200 से ऊपर जाकर के वो क्या होता था, डाइल्यूट होके गया। बट फाइनल जो आपका वाटर का रिलीज होगा वो कलेक्टिंग डक्ट से ही तो होगा, है ना। तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही कौन था कि इंटरस्टिशियल जो आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियल है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की ग्रेडियंट बनी हुई थी, है ना। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन की ग्रेडियंट इंटरस्टिशियल में नहीं होता तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर निकलता ही नहीं, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट से अगर लास्ट मोमेंट पे वाटर नहीं निकलता फिर क्या फायदा इतना तामझाम करने का जब फाइनली हम वाटर रिलीज ही नहीं करवा पाए, मतलब वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं करा पाए, फिर तो पूरा पानी बह जाता, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द मेंटेन द maintain the osmolarity gradient inside the interstitial of medullary pyramid, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप उसमें देखोगे ना, एक मिनट मैं थोड़ा सा काउंटर करंट पे जा रहा हूँ। देखो, रिवीजन नहीं हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार इस सेशन में आपको, क्योंकि मैं इसमें कुछ पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ, बस आपको मैं रिकैप करा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो देखो, ये वाली चीज़ एक बार ध्यान से देखना कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, हमने 1200 कर लिया था फिल्ट्रेट को, ठीक है। अब इसको हम जो है सो फाइनली फिर या इस पॉइंट पे ला करके फिर से डाइल्यूट कर दिए थे, बट यहाँ से जो डाइल्यूटेड वो 300 था, वो 1200 आने के लिए क्या होगा, इस अमाउंट इससे जो है सो वाटर का निकलना बहुत ही क्रूशियल होता था ना। तो इतनी बार हमने वाटर निकाल लिया, है ना, ये सारी चीज़ें हमने कर ली, बट अगर इसी पॉइंट पे वाटर नहीं निकलेगा तो फिर क्या फ़ायदा इतना तामझाम करने का, है कि नहीं। तो यहाँ जो वाटर निकले इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये जो इंटरस्टिशियल जो व्हाइट वाला पार्ट है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की ग्रेडियंट बनी रहे, है कि नहीं। तो ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता, तो दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो, ज़्यादा नहीं सोचना, सीधे आप लाइन पर हो गए NCERT की, वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो चले आगे बढ़े, अभी हमने 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिया। अब अपन आते हैं किस पे, कुछ PYQs हैं हालांकि, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने नहीं देखे होंगे पहले, मैंने भी पहली बार देखा है, ठीक है, बट क्वेश्चंस वैलिड है, अपन उसको कर सकते हैं, ठीक है। द किडनी विजुअली रेगुलेट फ्लूइड वॉल्यूम, बायोकेमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ द ब्लड, सही बात है। देखो, एक तो फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, दैट्स ये तो बिल्कुल क्लियर ही है। बायोकेमिकल कंपोजिशन से क्या समझते हो आप कि उसके अंदर जो भी कंपोजिशन थी उस फिल्ट्रेट की, उसके अंदर कुछ केमिकल्स थे, लाइक पोटेशियम हो गया, आयंस हो गए, है ना, और यूरिया है ना, बाइकार्बोनेट है, ये सब क्या है, ठीक है, अमोनिया है, तो ये सब है ना, द बायोकेमिकल्स, दैट्स व्हाई द टर्म यूज दैट लाइक अ बायोकेमिकल कंपोजिशन। एंड पीएच ऑफ द बॉडी तो ऑफकोर्स कर ही रहा था वो, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ठीक है। मैं करना क्या, अच्छा आगे बताया, आगे बताया गया क्या करना है ना। पहले दोनों तो पढ़ना ही है। सो efficient functioning of the kidney is regulated with the hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, JG and to some extent the heart is also। तो सही बात है, किडनी के रेगुलेशन के लिए हम क्या क्या यूज कौन कौन सी बॉडी जो है सो फंक्शनिंग कर रही थी, दैट इज हाइपोथैलेमस, JGA, हाइपोथैलेमस से कौन सा ADA, JGA से कौन सा है रेनिन, और हार्ट भी तो था,
ANF के लिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलें आगे बढ़े। Which of the following functions is not performed with the secretion from the salivary gland? देखो तो देखो स्टार्च की डायसन होती है सैलिवरी ग्लैंड में, ये आपने पढ़ा है क्या? हालांकि अब तो वो नहीं रहा डायसन चैप्टर अपने अंदर, अपने सिलेबस के अंदर, बट स्टिल ये थोड़ा सा देख लो हो जाएगा। डायसन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है स्टार्च, स्टार्च हो जाएगा या फिर हो जाए ग्लूकोज वगैरह सब, जो पॉलीसेक्राइड्स होंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो डायसन उसकी कुछ अमाउंट में हो जाती है आपकी माउथ के अंदर ड्यू टू सैलिवरी ग्लैंड या फिर सलीवा से कह लो। तो ये चीज़ें तो ये करता है, ठीक है। लुब्रिकेशन ऑफ द ओरल कैविटी, ये बिल्कुल रिलेटेबल है, जो आपके अंदर जो मॉइस्चर है या फिर लुब्रिकेटेड है, हमेशा जो सलाइवा बनता रहता है ना, तो ये काम ओरल कैविटी को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही। डायसन ऑफ द डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स हो गया आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज सॉरी डाइसेक्राइड इज अ सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, दीज आर द डाइसेक्राइड्स। इसकी डाइजेशन नहीं होती सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, ओनली स्टार्च की डाइजेशन होती है, या फिर यूं कह लो कि पॉलीसेक्राइड्स की होती है कुछ अमाउंट में, वो भी ठीक है। तो जो भी ये ग्लूकागोन हो गया, स्टार्च हो गया, तो ये सब जो आप खा रहे हो, ठीक है। देखो फूड खाते हैं ना हम, फूड के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, स्टोर्ड शुगर होता है, और वो स्टोर्ड शुगर जो प्लांट के अंदर होता है वो स्टार्च ही तो होता है। और जब हम स्टार्च डायरेक्टली अगर हम अभी खा रहे हैं तो वो पूरा टूटा थोड़ी ना है, टूटेगा तो अंदर पेट में जाकर धीरे धीरे सलाइवा से उसका टूटना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली जो हम जो भी चीज़ें इनटेक करते हैं दैट इज ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा जो भी उसका डाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स का ही होता है, डाइसेक्राइड का नहीं होता है, ठीक है। डाइसेक्राइड का डाइजेशन हमारे सैलिवरी ग्लैंड में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई। एंड कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द माउथ, बिल्कुल ये सलाइवा का काम ही है बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। डाइजेशन ऑफ डाइसेक्रेट्स ये नहीं होता, क्लियर। तो दिस वन इज नॉट परफॉर्म है ना, तो ये हो जाएगा। चलो नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय द, देखो पैबो हो जाता है आपका पैरोट, है ना, पैरोट। एंड ऑर्निथोरिनकस क्या हो गया? ऑर्निथोरिनकस हो जाता है आपका प्लेटिपस, तो प्लेटिपस मैमल्स होंगे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है सो फिर नहीं होगा। तो आपको पता है ना पेस्ट और पैलेट कौन करता था? बर्ड्स ही तो करते थे, तो ये आपका पैबो हो जाएगा। सैलमेंडर क्या होता है? ये तो एम्फीबियंस होती है। एंड हिप्पोकैम्पस हमने कहाँ पढ़ा था? हिप्पोकैम्पस वो होती है ना, एकाइनोडर्मेटा होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, काइंड ऑफ फिश होती है। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होंगी, कौन हो जाएगी? पैबो हो जाएगी, पैरोट, ठीक है भाई। ये यूरिक एसिड की बात कर रहा है, यूरिक एसिड, हाँ, यूरिकोटली कौन हो जाएगा आपका? ये बर्ड्स, एप्स, है ना। चलो भाई करेक्ट ढूंढना हमें, तो ये तो आता ही सबको। तो भैया असेंडिंग और इम्पर्मेबल टू वाटर, सही बात है। डिसेंडिंग और इम्पर्मेबल टू वाटर गलत बात है। असेंडिंग और परमेबल टू वाटर गलत बात है। डिसेंडिंग परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट गलत बात है। ऑप्शन नंबर 1 देख लो भाई। हाँ ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा उससे आ गया, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमने तो पढ़ रखा है। एल्वियोलाई में ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आपके? तो पहली बात है ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाना है तो PO2 तो ज़्यादा होना ही चाहिए, इस बात से एग्री करते हो, ठीक है। और PO2 ज़्यादा होना चाहिए तो CO2 कम होनी चाहिए। देख लो पहले तो यहीं पे छांटो, बाकी देखते हैं आगे। तो हाई PO2 लो PCO2, ये बात सही है। एंड लो PO2 नहीं, हाई PO2 हाई PCO2 नहीं, लो PO2 लो PCO2 नहीं भाई, ये हो जाएगा, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो भाई ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रहे हो तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को अटैच करोगे ना, तो ऑक्सीजन अटैच करने के लिए ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी तो ज़्यादा होनी चाहिए, पार्सल प्रेशर, तो ये हो जाएगा। और साथ में PCO2 की कम होनी चाहिए, और ये फिर लेस H+ पे होता है, लोअर टेम्परेचर पे होता है। ये सब सारी चीज़ें बताया गया है इसमें आपका रेस्पिरेशन चैप्टर में, ठीक है। चलो सो डायबिटीज मेलाइटिस के लिए इंडिकेटिव कौन कौन होते हैं आपके? कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, फटाफट करते हैं आप, देखो
अब इसके फंक्शंस हैं। पोडोसाइट्स क्या हो गया आपका, पोडोसाइट्स इज अ फिल्ट्रेशन स्लिट, ए का 1 हो जाएगा, है ना। पोडोसाइट क्या था, फिल्ट्रेशन स्लिट था ना उसके अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। प्रोटोनेफ्रिडिया, 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 तो भैया प्रोटोनेफ्रिडिया इज अ फ्लेम सेल्स एंड फ्लेम सेल्स इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन व्हाट, एम्पियोक्सस। नेफ्रिडिया एनालिडा में माल्फिजन टिब्यूल, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन, ठीक है। तो माल्फिजन टिब्यूल का क्या काम है, तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक वेस्ट की एक्सक्रीशन कराना, ठीक है। ये तो जनरली किसी के लिए भी लागू हो सकता है, बट यहाँ बाकी यही कॉम्बिनेशन होगा। देख लेते हैं एक और ऑप्शन भी, 1342, 1342 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, हमको खाना भी खाना है, 9:24 हो गए। मुझे तो फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, यूरिन को हमें कॉन्सेंट्रेटेड करना है, तो क्या हो जाएगा, लो लेवल ऑफ द एंटीडायरेटिक, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन करना है ना, हाँ। तो पानी की रिएब्जॉर्प्शन करनी है, तो लो लेवल ऑफ एंटीडायरेटिक से थोड़ी काम चलेगा, बढ़ाओ तभी तो पानी की रिएब्जॉर्प्शन करवाएगा, एडीएच। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलाइटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। हाइपर ऑस्मोलाइटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, हाइपर ऑस्मोलारिटी, सही लग रहा है ये तो। Secretion of erythropoietin by the juxtaglomerular complex and hydrostatic pressure during glomerular filtration। तो हमें करना क्या है इसमें, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कौन कौन हेल्प करेंगे, ठीक है। बट इसका कॉन्सेंट्रेशन से कोरिलेशन नहीं है, ये काम है एक इंडिपेंडेंट वर्क है इसका। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसका भी कॉन्सेंट्रेट करने से, देखो सीधी सी बात है ना कि आप कॉन्सेंट्रेशन वाले फेज में पहुंच जाओ, तो उसके लिए तो आपको वो सोचना पड़ेगा ना, काउंटर करंट वाला। तो काउंटर करंट वाले में क्या हम देख रहे थे कि मेडुलर इंटरस्टिशियम के अंदर जो आपका सॉल्ट का अमाउंट है, ऑस्मोलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, हाइपर ऑस्मोलिटी होनी चाहिए, है ना, 1200 तक जाता था। तो दिस इज द ओनली रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक। चलो, यूज ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोलाइसिस में, हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, देखो हम आर्टिफिशियल किडनी तो यूज़ कर लेते हैं जब आपका रीनल फेलियर हो जाता है, बट इसके कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो, क्या क्या इसके ये क्या क्या इसके रिजल्ट हो सकते हैं, मतलब इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो नाइट्रोजन वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, नहीं पे हम तो निकालने के लिए किए थे ना, तो बिल्ड कैसे हो जाएगा, ये तो गलत बात है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ द एक्सेस पोटेशियम आयन, नहीं, पोटेशियम आयन को भी ये निकालता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये आप ध्यान रख लेना। एंड reduced absorption of the calcium ion from gastrointestinal tract, reduced RBC production, हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है। तो एक सेकंड, चलो भाई फटाफट थोड़ा कर लेते हैं इसको। देखो इसमें थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, देखो आरबीसी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, ये बात तो सही लग रहा है मुझे। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम, ये बात भी सही है। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए एरिथ्रोपोइटिन होता था ना, एरिथ्रोपोइटिन होता था, तो उसका जो है ये तो गलत है ना, देखो ये गलत है। क्यों, ये कह रहा है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन की एलिमिनेशन होती है, तो ये जो स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरी बात, अब इन दोनों में आओ, ये दोनों फर्क पड़ता है, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, एक तो होती है विटामिन डी, है ना, तो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कौन, किडनी। एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर देता है उसको, कुछ तो बोलते हैं कैल्सीटोनिन या कुछ बोलते हैं, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो विटामिन डी जो होती है उसको क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कौन, किडनी। तो ये काम कौन कर रहा है,
इसमें किडनी इन्वॉल्व है। और चूंकि अभी किडनी आपका ख़राब हो रखा है, आप डायलिसिस पे जिंदा हो, तो ये काम आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस काम के लिए क्या होता था कि इससे क्या होता था, इंटेस्टाइन से जो है ना, जब भी ये काम हो रहा होगा तो फर्दर ये क्या करेगा, विटामिन डी का जो एक्टिव पोर्शन जो भी रहेगा, ठीक है, ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन से आपका कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अब चूंकि किडनी खराब है तो ये नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रख लेना, ये नहीं पढ़ाया गया है, बट मुझे नहीं लगता ये आया होगा 2019 में, बट पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन मेरे को दिख गया, तो चलो ठीक है। तो किडनी के अंदर आप सीधा समझो कि किडनी के अंदर विटामिन डी को एक्टिव करने का काम होता है, और वो जो एक्टिव विटामिन डी है ना, वो फर्दर इंटेस्टाइन पे वर्क करेगा और इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप हेमोडायलिसिस पे हो, तो आपकी किडनी खराब है, तो आपकी किडनी ये चीज़ें जो है सो प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो ये चीज़ें जो है सो प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो फिर फर्दर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। तो किडनी से ही जो है ना एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन निकलता था, वो आरबीसी की प्रोडक्शन कराता था, कहाँ, बोन मैरो में जाके, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर ये यहाँ नहीं है ना, तो उसमें होगा जब आप पढ़ोगे ना एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ क्लियर हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है कि एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है, जिससे कि आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा दी जाती है। वो कौन सेक्रेट करता है, किडनी करता है, जो वो पढ़े ना जेजीए वगैरह वहीं पे। तो तो एक्चुअली अभी किडनी तो खराब है, तो ये भी चीज़ें अफेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये भी चीज़ें आपकी अफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा कम समझ आया होगा मैं मानता हूँ, बट आप इस पॉइंट पे इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। देखो फटाफट खींचते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन, हाँ, मेलफिजन कॉर्पोसस, है ना, वुमेन्स कैप्सूल में होता था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए कौन, लूप ऑफ हेनले। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन के लिए कौन, यूरेटर। स्टोरेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के लिए, यूरिन के लिए यूरिनरी ब्लैडर। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। ब्लड प्रेशर आपका कम हो रखा है ना, तो उसमें कौन कौन एक्टिव होते हैं, इनमें तो एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, एडीएच बढ़ेगा, रेनिन बढ़ेगा। ये ईएनएफ कब बढ़ता है, जब आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, ये फीडबैक के लिए आता है ना। तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी योर फर्स्ट। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व द एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इज। तो सोडियम की एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन आपको पता है डीसीटी में हो रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 डीसीटी। सर ये क्या लिखा, सॉरी, ये मैंने डी देखते ही लगा दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। चलो, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, है ना। तो यूरिन आपका नॉर्मली थोड़ा एसिडिक होता है, बिकॉज इसमें आप ये देखना हाइड्रोजन वाला पॉइंट, हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सेक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। आपको याद हो हाइड्रोजन की सिक्रेशन पीसीटी में भी हो रही थी एंड डीसीटी में भी हो रही थी। तो H+ बढ़ेगा, तो एसिडिटी बढ़ेगी उसकी। Which of the following does not favor the formation of the large quantities of dilute urine? हमें डाइल्यूट यूरिन बनाने नहीं देता है, कौन नहीं बनाने देता है? Which of the following does not favor the formation of the large quantities of dilute urine? तो नहीं बनाने देता है। एएनएफ से क्या होता है, एएनएफ से हम क्या कर रहे थे, एएनएफ से तो हम नहीं करा पाएंगे। एएनएफ अगर होगा तो हम डाइल्यूट यूरिन नहीं पास करा पाएंगे, डाइल्यूट यूरिन नहीं बना पाएंगे। बताता हूँ क्यों। देखो, आप तो मानते हो ना एएनएफ जो रेनिन और या फिर जो भी रास मैकेनिज्म चल रहा हो, एडीएच चल रहा हो, उसके ऑपोजिट काम करता है। तो रास मैकेनिज्म या फिर एडीएच के ही वजह से तो आपका, एक सेकेंड चलो, हम डाइल्यूट यूरिन बना थोड़ी रहे हैं भाई, हम तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए रेनिन रिस्पॉन्सिबल था, है ना। और रेनिन के उल्टा काम कौन करेगा, एएनएफ। तो एएनएफ के कंडीशन में जो है सो आपका डाइल्यूट बनेगा,
ANF के कंडीशन में आपका डाइल्यूट बनेगा। बट ये पूछ क्या रहा है, डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द डाइल्यूट यूरिन। तो डाइल्यूट यूरिन बनाने में कौन काम नहीं करता है, तो रेनिन नहीं करता है। सीधी बात है। नॉर्मली सोचो ना, हम क्या बना रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड बना रहे थे, और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए रेनिन था ना, तो डाइल्यूट के लिए तो रेनिन नहीं होगा। तो दैट्स सिंपल, आपको उतना सोचना ही नहीं है। व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेस एसएफ टू द यूरिनरी ब्लैडर टोटली रिमूव्ड, तो फिर तो वो आप मिक्सचुरेशन ही नहीं कर पाओगे, है ना। यूरिनरी ब्लैडर का अगर डिटर्सन मसल हटा दिया जाए, वहाँ से स्ट्रेस रिसेप्टर्स ही हटा दिया जाए, तो पूरा सिग्नलिंग खराब हो जाएगा, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स वर्क ही नहीं करेगा, एंड मिक्सचुरेशन विल नॉट अकर एट ऑल, देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन। ठीक। Which one of the following statement is correct with respect to the kidney function regulation? तो देखो कितने क्वेश्चन है, आप फटाफट खींचते हैं, 5-7 मिनट और। Which one is the following the correct with respect to kidney function regulation? तो हमें वही देखना है किडनी फंक्शन के लिए कौन सही है। तो एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एडीएच रिलीज, नहीं भाई, गलत बात, हमने ये अभी डिस्कस किया था। इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ द एंजियोटेंसिन 2, इंक्रीज नहीं, जब कम हो जाएगा तब नहीं बनेगा। ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉसेज लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीजेस, सप्रेस थोड़ी, यहाँ तो जगना चाहिए ना एडीएच को। एंड व्हेन समवन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एडीएच इज सप्रेस्ड, जब पानी पी रहे हो आप तो एडीएच की बहुत ज़्यादा वो काम होती नहीं है, तो वो सप्रेस्ड रहता है। यूरिकोटैलिक मोड ऑफ द एक्सक्रीशन excreting nitrogen which is found in the reptiles and birds. Which one of the following statement is correct regarding excretion? देखो, तो लास्ट amount of water is actively reabsorbed in the ascending limb of loop of Henle, नहीं भाई, वाटर के लिए तो वो परमेबल ही नहीं है ना असेंडिंग वाला। डिसेंडिंग limb of loop is completely impermeable to water, ये तो और गलत। Malphizian corpuscles are called uriniferous tubule, नहीं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल आप पूरे नेफ्रॉन को बोलोगे, ठीक है। अगर ये टर्म नहीं पता तो आप ये पूरे नेफ्रॉन के लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हो। और इसमें क्या कहा है कि ओनली मालफिजन कॉर्पसस, नहीं, मालफिजन कॉर्पसस प्लस व्हाट रीनल ट्यूब्यूल्स आल्सो, ये होता तब ये ऐसा होता, तो दिस इज वन इज इनकरेक्ट। 99% ऑफ द जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रिवर्टेड बाय द रीनल ट्यूब्यूल, ये बात एनसीईआरटी की लाइन है, सही है, मैं सही ढूंढ रहा था। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल्स, है ना, जीएफआर अगर कम होती है तो क्या होगा। तो भैया JGA सेल्स आर एक्टिवेटेड टू रिलीज रेनिन, बात सही है। पोडोसाइट रिलीज ANF नहीं होगा, अभी GFR कम है ना, तो बढ़ने तो तब ANF आएगा, और वो भी पोडोसाइट थोड़ी। एडेनोकॉर्टेक्स रिलीज एल्डोस्टेरोन डायरेक्टली थोड़ी, ये तो एंजियोटेंसिन 2 पहले बनेगा, फिर वो जा करके आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करके वो वहाँ से निकालता है, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये रिलीज करती है क्या, ऑक्सीटोसिन, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन नहीं, हाइपोथैलेमस करता था ना, गलत है, गलत। चलो, in ureotelic animals urea is formed by the ornithine cycle in liver, ठीक है। हमारे अंदर जो है सो यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल होती है जो कि लीवर में होती है। वो हमारे अंदर अमोनिया बना था, बट हमने अमोनिया डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं कर सकते हम, तो अमोनिया से यूरिया बनाने के लिए एक ऑर्निथिन साइकिल होती है जो लीवर में परफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब आओ 2-4 रिसेंट के क्वेश्चन उसमें 2023 से उठाया गया था, तो हम 24, 25, 26 के 2-4 क्वेश्चन और हैं वो भी कर लेते हैं, ठीक है। वेरी रिसेंट 26 में जो पेपर कैंसिल हुआ ना अभी उसका ये, तो ये क्या कह रहा है कि भाई फॉरिंग, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है यार, इसका ऑप्शन नहीं है अभी, ओके चलो कर लेते हैं अपन। हमें ना ये रास मैकेनिज्म है उसका करेक्ट ऑर्डर पता करना है। तो देखो, तो सबसे पहले तो GFR फॉल करेगा, तो C नंबर को हम पहले रखते हैं, देन हो गया GFR का, ओके। देन क्या हो जाएगा, E, GFR फॉल करेगा तो फिर रेनिन की सिक्रीशन होगी JGSL से, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन और जिनको एंजियोटेंसिन 1 एंड देन एंजियोटेंसिन 2, तो C के बाद आपका आ जाएगा E। उसके बाद क्या होगा भाई, एंजियोटेंसिन 2 बन गया, अब क्या करेगा ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर बाय एंजियोटेंसिन रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन, तो ये क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा और साथ साथ एल्डोस्टेरोन की रिलीज कराएगा,
ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन भी बन गया। अब एल्डोस्टेरोन अपना काम करेगा कहाँ जा करके, DCT पे। तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बी के बाद क्या हो जाएगा, अब मान लो सारा काम हो गया, वो कंट्रोल हो गया, GFR आपका नॉर्मल हो गया। तो GFR ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए, हाँ, अच्छा यही तो है फाइनल 5 है ना। एक सेकेंड, डायकॉन कौन सा क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी तो हो गया, 4 हो गए, हाँ एक और, तो ए हो जाएगा। अब फाइनली इस तरीके से हमने क्या किया, ब्लड प्रेशर को हमने इंक्रीज करा लिया, GFR को बढ़ा लिया। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन इसमें नहीं है। JGA is a special sensitive region formed of the cellular modification of the DCT and afferent arteriole. DCT and afferent arteriole. DCT and afferent NCERT की लाइन है, ध्यान रखना। DCT and afferent arteriole. In frog, renal portal system is a special venous connection that acts to link that lower part of the body and kidney. ये कॉकरोच में अपन पढ़ेंगे, सॉरी फ्रॉग में पढ़ेंगे। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड किडनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। 24 के क्वेश्चन है एक, कंसंट्रेटेड यूरिन इज फाउंड ड्यू टू द कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन। सही बात। कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म हेल्प इन द मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलर इंटरेस्ट, ये भी सही बात है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो, तो फाइनली हम यहाँ से लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, आई थिंक 55 के अराउंड क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाता है मेरे एंड से। अब हम जो है सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट अगले क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल रिवीजन करके इसको जो है सो क्वेश्चन को करो, और इसके अलावा भी आपको जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से 100-200 क्वेश्चन और लगाने हैं, जिससे कि आपकी ग्रैबिंग और मजबूत हो जाए जब भी इस चैप्टर के टेस्ट दो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको इतने अच्छे से याद आनी चाहिए, ठीक है, कि वहाँ आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है भाई, तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें, और आगे की जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें हमारे साथ आप बने रहेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करेंगे, ये चैनल थोड़ा इसको ग्रो कराने में मदद कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, और ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।